नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर होम साइंस, यूनिट फर्स्ट, टॉपिक थर्ड, वाटर बैलेंस। आज हम वाटर बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर बैलेंस होता क्या है, वाटर क्या होता है, हमारे शरीर में जल की क्या इंपॉर्टेंस होती है, जल हमारे किस काम आता है। जल एक अत्यंत ही आवश्यक पोषक तत्व है। ये हमारे शरीर में जिस प्रकार जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमें जल की भी आवश्यकता होती है। बिना जल के जीवित रहना असंभव होता है। एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने रबना ने बताया कि भूख की स्थिति में प्राणी शरीर के समस्त वसा व ग्लाइकोजन तथा लगभग 56% प्रोटीन का क्षय होने के पश्चात भी जीवित रह सकता है, किंतु शरीर में जल की कमी होने से मौत हो जाती है। शरीर भार का लगभग 55 से 70% जल से ही निर्मित होता है। शिशुओं और बालकों के शरीर में प्रौढ़ों की अपेक्षा जल का अधिक प्रतिशत होता है। मोटे व्यक्तियों की अपेक्षा पतले व्यक्ति में जल का प्रतिशत अधिक होता है। आयु की वृद्धि के साथ साथ शरीर में वसा की मात्रा वृद्धि के साथ साथ शरीर के जलांश का प्रतिशत घटता रहता है। सामान्यतः प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर का 65% भाग जल ही होता है। जल जो होता है वह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर संयोग से बनता है। इसका सामान्य फार्मूला होता है H2O। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जल का शारीरिक वितरण। हमारे कुल शरीर का 60 से 70% भाग जल होता है। तंतुओं में पानी की मात्रा 60 से 70% तक होती है। अस्थियों एवं दांतों में भी 20% तक जल उपस्थित रहता है। शरीर में जल सभी कोशिकाओं में विद्यमान होता है, परंतु उनका प्रतिशत विभिन्न अंगों में अलग अलग होता है। 50% जल अंतःकोशिकीय द्रव में होता है, 17% जल बाह्य कोशिकीय द्रव में होता है, 4% रक्त प्लाज्मा में होता है, 7% जल लसिका द्रव होता है और 6% जल उत्तक द्रव होता है। ये जो जल का डिस्ट्रीब्यूशन होते है 70 kg के व्यक्ति के लिए होता है। शिशुओं के शरीर में पानी की मात्रा बड़ों की अपेक्षा अधिक होती है। शिशुओं में 70 से 75% तक जल पानी होता है। मोटे व्यक्तियों की अपेक्षा दुबले व्यक्तियों में पानी की मात्रा अधिक होती है। पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक जल होता है। उम्र बढ़ने के पश्चात जल की मात्रा के साथ साथ जल की मात्रा भी धीरे धीरे घटती रहती है, वसा का संग्रह बढ़ने लगता है। सामान्यतः एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में, जिसका शरीर 70 kg 49 लीटर जल पाया जाता है या विद्यमान रहता है। सेकंड पॉइंट हम लेते हैं शरीर में जल प्राप्ति के साधन। शरीर जल मुख्यतः 3 स्रोतों से हमें प्राप्त होता है। पहला तरल भोज्य पदार्थों से, फ्रॉम लिक्विड फूड स्टफ से, जैसे चाय, दूध, छाछ, लस्सी, सूप, पानी का शिकंजी, दाल का पानी, नारियल, पेय पदार्थ आदि। ये सब माध्यम शरीर से जल प्राप्त करवाते हैं। सेकंड होता है ठोस भोजन पदार्थों में जल की मात्रा पाई जाती है, जैसे अंडे में 75% जल, सब्जियों में 75 से 85% जल और अनाज में 8 से 20% जल होता है। ऑक्सीकरण क्रिया बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन। शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के ऑक्सीकरण के द्वारा शरीर में जल उत्पन्न होता है। भोजन के पाचन व अवशोषण के बाद जब मेटाबॉलिज्म होता है तब जल की कुछ मात्रा उत्पन्न होती है। शरीर मेटाबॉलिज्म की अपेक्षा ऑक्सीकरण क्रिया होती है, उससे भी जल प्राप्त होता है। यह मेटाबॉलिक जल कहलाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में मेटाबॉलिक क्रिया में 300 से 400 ग्राम पानी प्राप्त होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से 0.6 ग्राम पानी मिलता है हमको। 1 ग्राम फैट के ऑक्सीडेशन से 1.7 ग्राम पानी मिलता है। 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीडेशन से 41.1 ग्राम पानी मिलता है। एक व्यक्ति रोज 2 से 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 90 ग्राम वसा और 75 ग्राम प्रोटीन लेता है। इस प्रकार शरीर में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से उत्पन्न जल की मात्रा शरीर द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पर निर्भर करती है। शरीर में जल का निष्कासन।
शरीर में जल का निष्कासन मुख्यतः किडनी द्वारा व त्वचा के माध्यम से होता है। कुछ मात्रा में जल का निष्कासन मल, आंसू तथा लार के द्वारा भी होता है। शरीर में जल का निष्कासन निम्न प्रकार से होता है: गुर्दों से मूत्र के रूप में, त्वचा से पसीने के रूप में, बड़ी आंत में मल के रूप में, फेफड़ों में जल वाष्प के रूप में, आँख से आंसू तथा नाक से नाकस्राव के रूप में, धात्री माता से दुग्ध के रूप में होता है। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं गुर्दों के रूप में। शरीर से जल का निष्कासन गुर्दों से होता है। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में रोज 180 लीटर जल फिल्टर किया जाता है, जिसमें से 99% जल फिर से रक्त द्वारा शोषित कर लिया जाता है। शेष मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। पेशाब के रूप में कितना जल निकलेगा यह इस पर निर्भर करता है कि पानी कितना पिया गया है। यदि पसीना अधिक आता है तो पेशाब में जल की मात्रा कम हो जाती है। सेकंड लेते हैं हम त्वचा से। फ्रॉम स्किन, त्वचा से जल का निष्कासन निरंतर होता रहता है। सर्दी के मौसम में भी शरीर की त्वचा से कुछ न कुछ जल का निष्कासन हमारी श्वेत ग्रंथियों के द्वारा होता रहता है, जिन्हें हम स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं। शरीर से पसीने के रूप में कितना जल निकलेगा यह बाह्य वातावरण के तापक्रम, शरीर के आकार तथा मनुष्य क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। साधारण परिस्थितियों में हमने देखा है कि 500 मिलीलीटर प्रति घंटा के हिसाब से जल निकलता है। विशेष परिस्थितियों में यह अधिकतम 2500 तक हो जाता है। अब हम लेते हैं बड़ी आंत में जल का कैसे निकलता है जल का निष्कासन। जल का उत्सर्जन बड़ी आंत के द्वारा होता है। हालांकि इससे जल का उत्सर्जन अत्यंत न्यून मात्रा में होता है। मल से 100 ml प्रतिदिन जल का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट लेते हैं फेफड़ों द्वारा। फेफड़ों से जल का उत्सर्जन जल वाष्प के रूप में होता है। फेफड़ों से एक्सपर्ड एयर या उच्च वसित वायु में भी जल की कुछ न कुछ मात्रा अवश्य ही विद्यमान होती है। शरीर में जल वाष्प के रूप में कितने वाले जल की मात्रा व्यक्ति क्रियाशीलता, हवा में उपस्थित आर्द्रता तथा शुष्कता पर निर्भर करती है। सामान्य व्यक्ति के शरीर से सामान्य परिस्थिति में 300 मिलीलीटर जल रोज शरीर से निकलता है। आंसू के रूप में नाक के द्वारा भी जल निकलता है। धात्री स्त्री के शरीर में दूध के रूप में भी जल हमारे शरीर से निकलता है। मतलब कहने का तात्पर्य कुल मिला के शरीर से जल गुर्दों के रूप में, त्वचा के रूप में, बड़ी आंत में मल के रूप में, फेफड़ों के रूप में, धात्री माता के दूध के रूप में और आँख से आंसू के रूप में भी निकलता है। अब आता है शरीर में जल संतुलन। लास्ट पॉइंट है हमारा, शरीर में जल संतुलन कैसे होता है। शरीर में जल का संतुलन बना रहना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। शरीर में जल के संतुलन का अर्थ है ग्रहण किए गए जल की मात्रा और निष्कासित जल की मात्रा का संतुलन बना रहे, समान रहे। एक औसत व्यक्ति के शरीर के जल का संतुलन निम्न प्रकार से होता है, मैं आपको बताती हूँ। तरल में 1100, ठोस में 500 से और ऑक्सीकरण का जल 400 होता है। विसर्जित जल जो होता है विवाष्पीकरण के द्वारा होता है, फेफड़ों की वायु के द्वारा होता है 920, लार के द्वारा 80 से 100 और मूत्र के द्वारा 1000 से 1300 होता है। कुल मिला के ये दोनों, जब ग्रहण किया गया जल जो है आहार, ठोस और ऑक्सीडेशन के जल के द्वारा, वो भी 2000 होता है। और जो निष्कासित किया गया, जो विसर्जित जो जल है निकाला गया है फेफड़ों के द्वारा, लार के द्वारा, मूत्र के द्वारा, वह भी 2000 होता है। मतलब जब ग्रहण किए गए जल की मात्रा और निष्कासित जल की मात्रा का संतुलन बराबर होता है तो यानी शरीर में जल का संतुलन बना रहता है। शरीर में जल का अधिक या कम होना दोनों ही स्थितियां हमारे लिए हानिकारक होती है। यदि शरीर द्वारा ली गई जल की मात्रा की तुलना में शरीर से निकाली गई जल की मात्रा कम होती है तो धनात्मक जल संतुलन कहलाता है। यदि ली गई जल की मात्रा शरीर से निष्कासित जल की मात्रा अधिक होती है तो वह ऋणात्मक जल संतुलन कहलाता है। ये दोनों ही क्या होते हैं, शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। धनात्मक जल संतुलन की स्थिति में अतिरिक्त जल ऊतकों में जमा हो जाता है। ये इसलिए होता है जब रक्त में प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिससे प्रसरण दाब सामान्य नहीं रह पाता, ऊतकों में जल भर जाता है। और ऋणात्मक जल संतुलन, यदि शरीर में 10% अधिक जल निकल जाता है तो भोजन का अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता, शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है, गुर्दे काम ठीक से नहीं कर पाते, जल का निष्कासन अधिक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी मृत्यु होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
हम सभी जानते हैं कि पानी की प्राप्ति हमें निम्न स्रोतों से होती है। पीने में प्रयुक्त पानी से या पेय पदार्थ से, भोज्य पदार्थों में पानी उपस्थित रहता है, शरीर में भोजन के मेटाबॉलिज्म में पानी उपस्थित रहता है। इसी तरह जल के उत्सर्जन में भी निम्न साधन काम में आते हैं। मूत्र के माध्यम से जल का उत्सर्जन होता है, पसीने के माध्यम से जल का उत्सर्जन होता है और फेफड़ों से जल वाष्प के रूप में जल का उत्सर्जन होता है और मल के द्वारा जल का उत्सर्जन होता है। कुल मिला के शरीर में पानी का संतुलन निरंतर बना रहता है। पानी का संतुलन से तात्पर्य शरीर में ग्रहण किया गया जल और उत्सर्जित किया गया जल जब बराबर होता है तो वह हमारे शरीर में जल का संतुलन कहलाता है। तो आज हमने 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया। वाटर बैलेंस, वाटर के अंदर जल का शारीरिक वितरण क्या होता है, शरीर में जल प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, शरीर में जल का निष्कासन कैसे होता है और शरीर में जल का संतुलन कैसे बना रहता है। शरीर में जल के संतुलन में पॉजिटिव वाटर बैलेंस भी पढ़ा हमने और नेगेटिव वाटर बैलेंस भी पढ़ा। अब हम इसी को कंटिन्यू हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जल के कार्य क्या होते हैं, जल क्या क्या कार्य करता है हमारे शरीर में और शरीर में जल की कमी के क्या प्रभाव होते हैं, शरीर में अधिकता के क्या प्रभाव होते हैं और जल की दैनिक आवश्यकता क्या होती है। ये सब हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।